सेक्शन 102 कल्पेबल होमोसाइड कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। यदि जिस व्यक्ति को मारना चाह रहा था उसकी जगह कोई और व्यक्ति मर जाता है तो उसमें क्या होगा, ऐसे केसों को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति को तो मैं जानता ही नहीं था, मेरा कोई इरादा ही नहीं था उसको मारने का, ना मैं उसको मारना चाहता था। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप मारना जिसको चाह रहे थे, गलती से मर कोई और गया तो वो जिसको आप मारना चाह रहे थे वो एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, उस व्यक्ति के ऊपर, और ऐसा माना जाएगा कि आप उसको ही मारना चाह रहे थे। ठीक है, तो एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड और नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नाइदर इंटेंडेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, नाइदर इंटेंडेड, ना तो ऐसा चाह रहा है वो उसकी मौत चाह रहा है, नाइदर इंटेंडेड neither intends or knows himself to be likely to cause, यहां पर क्यों चाह ही नहीं रहा है। The culpable homicide committed by the offender of the description of which it would have been, तो कैसा माना जाएगा, ये माना जाएगा that he has caused the death of person whose death he intended or knew himself likely to cause death। तो यही माना जाएगा कि मान लो यहां पर आप देखो, ए को वो मारना चाह रहा था, बी है, ये ए को मारना चाह रहा था, लेकिन ए की बजाय मर कौन गया, सी मर गया। तो अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सी को तो मैं मारना ही नहीं चाह रहा था और सी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा कि ऐसा माना जाएगा कि जो ए को मारना चाह रहा था वो यों का यों ट्रांसफर हो गया सी के ऊपर। तो जो उसका इरादा ए को मारने के लिए था, ए को चोट पहुंचाने के लिए था, वो सीधा सीधा किस पे शिफ्ट हो गया, सी के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर केस इसी तरह से चलेगा जैसे वो सी को ही मारना चाह रहा था बजाय ए के। तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक है, यानी कि वो सीधा सीधा जो चाह रहा था वो प्रत्यारोप हमने किस पे कर दिया, सी के ऊपर। जो ए के लिए चाह रहा था वो सीधा सीधा शिफ्ट हो गया सी के ऊपर। तो इसके अंदर वही सजा मिलेगी जो ए को मारने पर मिलती। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये पनिशमेंट का है। Whoever commits murder shall be punished with death। तो मर्डर की पनिशमेंट यहाँ क्या है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और उसकी क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ भी हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। एंड है, अब यहाँ देखो आप इसके अंदर डेथ में से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में से तो एक मिलेगा, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन इन दोनों के साथ होगा क्योंकि एंड आ रहा है। जहां और है उनमें से तो एक होगा, जहां एंड है वो साथ में लगेगा ही। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड लायबल टू फाइन। ठीक है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट मर्डर, और यदि 5 से ज्यादा लोग हैं तो ऑन द ग्राउंड ऑफ, और किस आधार के ऊपर, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो ये किसके लिए हो गया, ये मॉब लिंचिंग को, मॉब लिंचिंग को कहीं ना कहीं ने कवर किया है। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, और जितने भी लोग उसमें थे उनका चाहे भूमिका छोटी रही है चाहे बड़ी रही है, चाहे किसी ने एक लाठी मारी है चाहे किसी ने चाकू मारा है, वो सब किस में आ जाएगा, ईच मेंबर, इसलिए वर्ड लिखा है ईच मेंबर, इसको समझ लेना। खास तौर से कहा गया ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, उसमें चाहे उसकी भूमिका कितनी ही छोटी हो, शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये उनके लिए हो गया, जैसे रॉयट्स होते हैं और कुछ होते हैं, उसमें भीड़ बेकाबू हो जाती है और कुछ भी करती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब 104 आप देखिए, इसमें पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। जिन लोगों की पहले ही सजा हो चुकी है, उम्र कैद जो काट रहे हैं, और वो यदि पेरोल के ऊपर बाहर आते हैं, अब सवाल ये उठेगा ना कि भाई जो उम्र कैद काट रहा है
तो वो बाहर कैसे आएगा? तो उम्र कैद के अंदर भी क्या होता है? पैरोल होता है। इस पैरोल के अंदर क्या होता है? यदि मान लो किसी ने 3-4 साल की सज़ा काट ली और उसका चाल चलन सही है, तो उसको कुछ महीने के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की छुट्टी दे देते हैं और उसकी श्योरिटी कोई और देता है। बेल के उसको मान लो पेरोल के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई उसकी जब श्योरिटी देता है तो वो वहाँ जाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। उस दौरान बाहर आएगा तभी तो, या फिर जेल के अंदर ही उसने ऐसी कोई हरकत कर दी, जेल के अंदर भी तो कर सकता है रहते हुए। तो दोनों सूरत के अंदर तो हूएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जिसकी उम्र कैद की सजा थी, कमिट्स मर्डर कर देता है, शेल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको क्या मिलेगी? फांसी की सजा मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विच शेल मीन द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो पूरी जिंदगी यानी कि मरेगा, अंतिम सांस कहाँ लेगा? जेल में ही लेगा। ये यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया। विच शेल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ, कि उसका जो नेचुरल लाइफ है, प्राकृतिक जीवन जितना भी है, आखिरी सांस कहाँ लेगा? वो जेल के अंदर ही लेगा। ये उनके लिए जो बाहर आकर फिर अपराध कर देते हैं, उम्र कैद पहले से मिली हुई है, बाहर आके फिर कर दिया, तो ऐसे लोगों के लिए, या अंदर रहते हुए कर दिया, तो उनके अंदर कोई सुधार नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जनरली तो क्या दिया जाता है? कैपिटल पनिशमेंट, और नहीं तो वो सारी उम्र उसी में सड़ेगा, मरते दम तक। ठीक, क्लियर? अब आगे देखिए 105, पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हमने अच्छे से कर लिया था, कल्पेबल होमोसाइड कर लिया था, मर्डर कर लिया था। अब कल्पेबल होमोसाइड जो है उसमें कितनी सजा होगी? Whoever commits culpable homicide not amounting to murder, जो मर्डर नहीं है, shall be punished with imprisonment of life, उम्र कैद मिलेगी। imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, किसी भी सूरत के अंदर कितना? 5 साल से नीचे नहीं होगा। मिनिमम पनिशमेंट 5 साल तो होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 10 years, लेकिन कहाँ तक जा सकती है वो? 10 साल तक। लेकिन 5 साल तो मिनिमम प्रिस्क्राइब कर दिया, 5 years ये तो रहेगी। ठीक है। और फिर देखो, इफ एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर विच अ टर्म में एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन। ठीक है। If the act done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death, ऐसा है तो to cause bodily injury as likely to cause death, तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके अंदर क्या है? but without any intention, intention नहीं है यहाँ पर, यहाँ देखो, तो उसके अंदर and shall always, ये तो पहले का हो गया। if the act by which death is caused is done with the intention of causing death, यहाँ हो गया, और causing such bodily injury as likely to cause death, यहाँ तक हो गया, with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years और with fine. If the act is done with the knowledge that, कब होगा ये? इसी में आगे बढ़ा रहे हैं ये। If the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, जिससे मौत हो सकती है, but without any intention to cause death, लेकिन उसके इंटेंशन नहीं है मारने की, तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी? और टू कॉज बॉडी इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसके अंदर कम है यहाँ। ठीक है। तो कल्पेबल होमोसाइड को 2 में इन्होंने कर दिया, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो गया। ठीक है। और उसके बाद 5 साल से नीचे नहीं होगी, और विच में एक्सटेंड टू जो 10 साल हो जाएगी, और यदि इंटेंशन नहीं है तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी? ये उसके अंदर ये हो जाएगी विच में एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years विद फाइन। तो ये 2 साल भी हो सकते, 3 साल भी, क्योंकि 5 साल वाला इसके अंदर नहीं है, 5 साल वाला बाहर इसमें नहीं है मिनिमम का। ठीक है। तो 2 कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। whoever cause death of any person by doing any rash, अब आप इसमें देखिए रैश और नेग्लिजेंट ये अलग अलग है, रैश अलग है और नेग्लिजेंट अलग है। तो ऐसा नहीं है कि रैश
एंड होता तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी, रैश भी होना चाहिए था और नेग्लिजेंट भी होना चाहिए था, लेकिन रैश और नेग्लिजेंट, चाहे रैश है तो भी वही बात है और नेग्लिजेंट है तो भी। रैश का मतलब यहाँ समझ लो, नेग्लिजेंट और रैश का थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ। रैश है तेज मोटरसाइकिल चला रहा है, भीड़ भड़ाके वाले में से बहुत तेज चला रहा है, और उसको पता है कि तेज चलाने में एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ ही इज रैश। और नेग्लिजेंट क्या है, जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, वो घटना मैंने देखी थी कि एक क्रेन कहीं से गुजर रही थी और उस क्रेन का जो हुक था वो गलती से खुला हुआ छूट गया। क्रेन हालांकि बहुत धीरे धीरे चल रही थी और जैसे ही क्रेन ने टर्न लिया, वो जो हुक था, बहुत भारी सा हुक, वो थोड़ा सा झूला और झूल के हवलदार को लग गया, जो ट्रैफिक हवलदार था उसके सिर में लगा और वो वहीं मर गया। तो यहाँ पर नेग्लिजेंट है, यहाँ पर रैश नहीं है। रैश है तेज रफ्तार है, उसको पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, परिणाम उसके ध्यान में है। जब आदमी बहुत तेज गाड़ी चलाता है तो उसको ये भी ध्यान में रहता है कि इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ नेग्लिजेंट का मतलब क्या है, नेग्लिजेंट का है उसने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा भी हो जाएगा, वो वहाँ सोच नहीं रहा है, लेकिन लापरवाही है उसकी, केयरलेसनेस है। तो नेग्लिजेंट के अंदर केयरलेसनेस और लापरवाही है, लेकिन उस लापरवाही का अंजाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ जब रैश है तो उसके दिमाग में ये बात तो पक्की है कि एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो है, लेकिन यहाँ तो उसको ध्यान ही नहीं है। एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years, जो 5 साल तक का हो सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी हो सकता है। एंड इसलिए एंड दिया हुआ है तो फाइन भी होगा। इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, यदि यही घटना, डॉक्टर भी तो कई बार नेग्लिजेंट हो जाते हैं। नेग्लिजेंट क्या होता है, ये इसको आप समझो कि सिग्मा एक लेवल दिए हुए हैं, सिग्मा लेवल, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो सिग्मा 1 के अंदर खतरा कम है, 2 के अंदर, तो सिग्मा 12 है, सिग्मा 12 है जिसके अंदर पायलट्स आते हैं कि थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो जाएगी, डॉक्टर्स आते हैं थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो जाएगी। तो जहाँ सिग्मा 12 है वहाँ पर यूँ समझो आप कि वहाँ जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो वहाँ यदि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो मुझे आई हैव टू एंश्योर ईच एंड एवरीथिंग कि ऑक्सीजन प्रॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, बैकअप है, वो UPSC से US से क्या कहते हैं, UPS है, ठीक है, जनरेटर है, ठीक है, सारी चीज़ आई हैव टू एंश्योर, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है। और यदि मैं एंश्योर किए बिना ऑपरेट कर देता हूँ और उस बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है और कोई मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, उस स्थिति के अंदर मैं नेग्लिजेंट काउंट होऊंगा। या मुझे जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वाइल ऑपरेटिंग, जो मुझे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, आई हैव नॉट टेकन दोज प्रिकॉशंस, उनमें से कुछ या कुछ एक प्रिकॉशन मैंने नहीं ली, तो मैं किस में यहाँ आ जाऊँगा, तो इसमें नेग्लिजेंस में आ जाएगा ये। तो यदि वो है तो उसकी सज़ा कितनी है, 2 साल, एक्सटेंड टू 2 years, तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ऐसा नहीं है, नेग्लिजेंस के बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे नेग्लिजेंस का है कि एक बार एक डिलीवरी हो रही थी, आपने शायद उसमें देखा होगा 3 Idiots के अंदर, कि वो डिलीवरी के वक्त क्या हो गया कि वो बेहोश हो गई, जो माता थी, गर्भवती माता थी। तो बच्चे को पुश करना होता है, तो पुश तो नहीं कर पाई, तो फिर उसको सक्शन पंप से खींचना होता है। लेकिन वो सक्शन पंप, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, वो सक्शन पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आप नेग्लिजेंट नहीं हो सकते। यहाँ आप ऐसा नहीं है किसी नौसिखिए को जो नया कंपाउंडर आया उसको कह दें कि ठीक है सक्शन पंप चलाओ और इसको ऐसा करो। तो आप अपनी हेल्प के अंदर भी अनट्रेंड व्यक्ति को नहीं रख सकते यहाँ पर। तो यदि ऐसा करते हो और कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है बच्चे की, इस केस के अंदर क्या होता है, बच्चे की जो सारी खोपड़ी है वो ऐसी होगी सिकुड़ के, जैसे आइसक्रीम होती है ना, कोन होता है, इस तरह से हो गई, तो ये क्या है, नेग्लिजेंस में माना जाएगा उसमें। तो चूंकि ये 12 सिग्मा में है तो आपको केयर एंड कॉशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही होती हो तो लापरवाही हो जाएगी। तो यदि साबित हो जाता है कि डॉक्टर वॉज नेग्लिजेंट ओवर हियर, तो कितने साल की, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये बता रखा है, हु विल बी ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। अब यहाँ देखो, whoever caused death of any person by rash and negligent driving, तो रैश एंड नेग्लिजेंट यहाँ दोनों है, आप तेज भी चला रहे हो और लापरवाही से भी चला रहे हो,
तेज़ चला रहे हो ठीक है, आप तेज़ चला रहे हो तो सही सीधा चला रहे हो, लेकिन तेज़ भी चला रहे हो और साथ साथ यों घुमा भी रहे हो उस मोटरसाइकिल को, यों भी कर रहे हो, तो आप नेग्लिजेंट भी हो गए। और फिर उस समय ड्राइविंग द व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड एंड एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग टू द पुलिस। और यदि क्या कर जाता है, बिना रिपोर्ट किए पुलिस को एक्सीडेंट हो जाता है तो बिना रिपोर्ट किए भाग जाता है, मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द पुलिस या मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। वो 10 साल तक की हो सकती है। यहाँ ऊपर कितना था, यहाँ पे हमने देखा था 5 साल एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, डॉक्टर्स के लिए 2 साल, ये फीस नेग्लिजेंट आरएमपी के लिए, और यहाँ पर ये 10 साल हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग केवल इस वजह से मर जाते हैं कि उनको टाइमली फर्स्ट एड नहीं मिल पाती। पहले 5, 10, 20 मिनट जो होते हैं बड़े बड़े क्रूशियल होते हैं, और यदि उस समय आप उनको किसी भी तरह से मैनेज कर देते हैं, फर्स्ट एड दे देते हैं, तो उनकी लाइफ सर्वाइवल के चांसेस 60-70% बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मान लो एक्सीडेंट हो भी गया तो कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, आप उसको ले जाओ और हॉस्पिटल तक तो पहुंचाओ, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपने वो चांसेस भी खो दिए सर्वाइवल के। तो इसलिए कोर्ट क्या है इसके अंदर, बड़ी हार्श है, और इसलिए पनिशमेंट कितनी है, अप टू 10 ईयर्स है। क्योंकि इससे कम से कम नैतिकता के दायरे में रहते हुए या ये सोचते हुए कि हमारी थोड़ी सी मदद से ये हो जाए, तो वो भी हो सकता है आपको माफ़ कर दे। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की पनिशमेंट है। ठीक है। तो ये जो थे, ये सारे कौन से केसेस थे, ये हमने कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर दोनों पढ़े थे, और उसके अंदर नेग्लिजेंस और इन सब के हमने केसेस देखे। कल्पेबल होमोसाइड है तो क्या सज़ा होगी, मर्डर है तो सज़ा क्या होगी, और नेग्लिजेंट है व्यक्ति, रैश एंड नेग्लिजेंट है या रैश और नेग्लिजेंट है तो क्या सज़ा होगी। तो आज क्लास में तो ये रखते हैं, आगे अबेटमेंट से संबंधित आगे करेंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।